हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं इल्यूजन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और आज के इस वीडियो में हम लोग जिन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज, types of resources, resource planning, sustainable development, land degradation, soil types and soil conservation। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और इन सारी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को जरूर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक भी हमारा वीडियो पहुंच सके और वो भी हमसे जुड़ सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे अपलोड किए गए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इजीली सारे वीडियोस को फाइंड आउट कर सके। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं मीनिंग ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि रिसोर्स होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है। रिसोर्सेस आर एनीथिंग अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। तो रिसोर्सेस कुछ भी हो सकता है जो कि हमारे पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में अवेलेबल होता है और वह जो है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है, यानी कि जो इंसान की जरूरत होती है उस जरूरत को जो चीज पूर्ति कर देता है उसी को जो है रिसोर्सेस कहते हैं। इसके बाद अ थिंग बिकम्स अ रिसोर्स ओनली व्हेन इट हैज यूटिलिटी, वैल्यू एंड यूजेबल टेक्नोलॉजी। तो कोई भी वस्तु, कोई भी चीज रिसोर्स तब ही बनता है जबकि उस वस्तु का कोई उपयोगिता होता है, कोई वैल्यू होता है और उसको यूज करने के लिए जो है कोई टेक्नोलॉजी भी मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिसोर्सेज के एग्जाम्पल को देखें तो वाटर, एयर, मिनरल्स और फॉरेस्ट, ये सारी के सारी चीजें जो है यह एक रिसोर्स है। यह जो है हमारे ह्यूमन नीड्स को पूर्ण करता है, हमारे ह्यूमन नीड्स को जो है फुलफिल करता है। आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, इस डायग्राम में, कि नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी होते हैं या फिर फिजिकल इन्वायरमेंट में जो भी चीजें मौजूद होती हैं उनको टेक्नोलॉजी लगाकर, टेक्नोलॉजी को यूज कर कर, इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करके जो है ह्यूमन बींग्स अपने नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं या फिर कह सकते हैं कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अगर हम रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन को देखें तो रिसोर्सेज दो तरह के हैं यहाँ पे, नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें नेचुरल में रेनेबल और नॉन रेनेबल रिसोर्सेज हैं। रेनेबल में भी कई चीज़ें हैं और नॉन रेनेबल में भी बायोलॉजिकल वगैरह ये सारी चीज़ें रेनेबल रिसोर्सेज में आते हैं। वहीं नॉन रेनेबल में देखें हम तो रिसाइकेबल जितने भी रिसोर्सेस होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मेटल्स वगैरह, ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल होते हैं। वही ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात करें हम तो स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशन जो है यह ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं। वही क्वालिटी और क्वांटिटी भी जो है यह ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर बायोलॉजिकल में हम देखते हैं तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है यह रेन्यूएबल रिसोर्सेज के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में इंक्लूडेड होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि अब हम लोग जो है रिसोर्सेस के इम्पोर्टेंस को जानेंगे, इनकी उपयोगिताओं को बारे में जानेंगे। तो रिसोर्सेस आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। दे सपोर्ट एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड डेली लाइफ। यानी कि जो रिसोर्सेज होते हैं वह जो है इंसान के सर्वाइवल के लिए या फिर जो ह्यूमन सोसाइटीज होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी एसेंशियल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर बात करें हम तो रिसोर्सेज जो हैं वह सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर में, यानी कि रिसोर्सेज को ही हम उपयोग में लाकर कृषि कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं और कई प्रकार के हमारे जो डेली लाइफ में यूजेस होते हैं चीज़ों के, वो सारे के सारे जो है रिसोर्सेज ही होते हैं। और हम कह सकते हैं कि दीज ऑल आर द रिसोर्सेज दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ। और ये सारी की सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं नेचर से ली जाती है या फिर कहीं ना कहीं जो है हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं। वहीं बात करें अगर हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, यानी कि रिसोर्सेज के प्रकार जो होते हैं, जो कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं उनमें देखें हम तो रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ origin,
एग्जॉबिलिटी, ऑनरशिप और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि इन आधार पे जो है रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया गया है, इन रिसोर्सेज को वर्गीकरण किया गया है। वहीं बात करें अगर हम अब बायोटिक रिसोर्सेज के बारे में, तो बायोटिक रिसोर्सेज उन रिसोर्सेज को कहा जाता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड होता है, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ग्रहण किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिया जाता है और यूज में लाया जाता है, उनको जो है बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम प्लांट्स को, एनिमल्स को, फॉरेस्ट को और फिशरीज को जो है, जो मछलियां होती हैं या फिर जो जंगल हैं या एनिमल्स हैं, जानवर हैं या फिर प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, या सारे के सारे जो है बायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल होते हैं। वही अगर हम बात करें अबायोटिक रिसोर्सेज के बारे में, तो अबायोटिक रिसोर्सेज जो है वह नॉन लिविंग रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि उनमें कोई भी जीवन नहीं होता है, वह जो है एक नॉन लिविंग थिंग्स से उन रिसोर्सेज को ऑब्टेंड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लैंड, वाटर, एयर, रॉक्स एंड मिनरल्स, ये सारी चीजें जो हैं, जैसे कि भूमि हो गया, पानी हो गया, हवा है, चट्टाने हैं और जो खनिज पदार्थ सब सारे के सारे हैं, यह सारे के सारे अबायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इन सारी चीजों में जीवन नहीं होती है और यह जो है नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन की जाती है। वहीं बात करते हैं अगर हम रेन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में, तो रेन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि नेचुरली रिन्यूड होते हैं इन शॉर्ट टाइम, यानी कि ये जो रेन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं इसको हम कह सकते हैं कि पुनः निर्माण हम इसको करा सकते हैं, या फिर नेचुरली भी, प्राकृतिक तौर पे भी जो है यह जो है पुनः निर्माण हो सकता है कम से कम समय में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, विंड एनर्जी है, ऐसी ऊर्जाएं जो कि हवा से उत्पन्न कराई जाती है, उसके बाद फिर वाटर, पानी हो गया या फिर जंगल, यह जो है काफी कम समय में जो है प्राकृतिक तौर पे जो है फिर से नवनिर्माण हो सकता है। इसी को कहते हैं नन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि ये सारी चीजें जो है फिर से प्राकृतिक तौर पर भी नवनिर्माण हो सकती है और इसको नवनिर्माण होने में काफी कम से कम समय लगता है। बट अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का भी ओवर यूज करते हैं तो हमें इसका भी स्कार्सिटी फेस करना पड़ सकता है, यानी कि अगर हम वाटर को ओवर यूज करेंगे तो ओवर यूज के कारण जो है हमें वाटर स्कार्सिटी को भी फेस करना पड़ सकता है। सो इसीलिए हम लोगों को रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी जो है काफी ध्यानपूर्वक यूज करना चाहिए, ताकि हमें जो है किसी भी चीज का स्कार्सिटी को फेस ना करना पड़े। सो इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को देखने को मिलता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो वो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं फॉर्म करने के लिए, यानी कि एक बारी बनने के बाद, एक बारी किसी चीज का निर्माण होने के बाद अगर दोबारा उसको बनने के लिए अगर लाखों लाख साल लगते हैं, तो वो सारी चीजें जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। उसी में हमें देखने को मिलता है कि इफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर वंस यूज्ड दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली, यानी कि अगर कोई भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है एक बारी यूज कर लिया जाता है तो बहुत ही जल्दी, या फिर हम कह सकते हैं कि काफी समय तक जो है हम उस रिसोर्स को फिर से फॉर्म नहीं कर सकते हैं, फिर से उसका निर्माण नहीं कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमें देखने को मिलता है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी चीजें जो है वह नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनके फॉर्मेशन के लिए जो है काफी ज्यादा समय लगता है, या फिर कह सकते हैं हम कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स इनको फॉर्म होने के लिए लगता है। इसके बाद हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है इंडिविजुअल रिसोर्सेस। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेस क्या होते हैं उनको हम लोग अब जानते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेस जो कि किसी खास इंसान के द्वारा या फिर प्राइवेटली ओन्ड होता है कोई भी चीज, उसको कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेस। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी रिसोर्स पे अगर किसी इंसान का मालिकाना हक होगा, कि कोई उस रिसोर्स का एक पर्सन ऑनर होगा, तो उसको जो है इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं फार्म्स, हाउसेस, पर्सनल लैंड्स, यानी कि अगर कोई घर है तो उस घर का जो है कोई ना कोई हाउस ऑनर जरूर होगा, और वह जो रिसोर्स है, जो हाउस जो एक रिसोर्स होता है,
वह जो है एज अ इंडिविजुअल रिसोर्स हम उसको कह सकते हैं। वहीं बात करें हम पर्सनल लैंड का, किसी का जो जमीन होता है, जो भूमि होता है, वह जो है किसी इंसान का होता है या फिर किसी पर्सन से बिलोंग करता है। सो यह भी एक इंडिविजुअल रिसोर्स के तौर पे भी हमें देखने को मिल जाता है। वही बात करें अगर हम कम्युनिटी रिसोर्स के बारे में, तो रिसोर्सेज एसेसेबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, यानी कि एक कम्युनिटी के, एक समुदाय के, या फिर कह सकते हैं कि किसी एक जगह के सारे लोग अगर किसी रिसोर्स को यूज कर सकते हैं या फिर उनका हक होता है उस रिसोर्स को यूज करने के लिए, तो उसे कहते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं पार्क्स, प्लेग्राउंड्स या फिर ग्रेजिंग लैंड्स, यानी कि जो पार्क्स होते हैं, पार्क में जो है हर कोई जाके खेल सकता है, घूम सकता है, बैठ सकता है या फिर गेट टुगेदर कर सकता है। वहीं प्लेग्राउंड पे अगर देखें हम, तो प्लेग्राउंड पे भी जो है जाके काफी लोग वहाँ पे गेम खेल सकते हैं, लाइक क्रिकेट वगैरह खेल सकते हैं। कोई अगर चाहे तो एट अ टाइम वहाँ पे फुटबॉल भी खेल सकता है, या फिर जो कोई सा भी गेम अगर कोई वहाँ पे प्लेग्राउंड में खेलना चाहे या फिर रनिंग करना चाहे, तो लोग कोई भी एक समय में कुछ भी कर सकते हैं। किसी को कोई मना नहीं कर सकता है, क्योंकि वह जो है पूरे कम्युनिटी का जो है वह प्लेग्राउंड होता है और उसको हर कोई आसानी से यूज कर सकता है। उसी प्रकार से ग्रेजिंग लैंड्स में कोई भी जो है अपने कैटल को ग्रेस करा सकता है, अपने कैटल को वहां पे ले जाके फीड करा सकता है। तो ये सारी चीजें जो थी कम्युनिटी रिसोर्सेज के एग्जाम्पल के तौर पे हमें देखने को मिलती है। वही बात करें अगर हम, तो अब हमें अगला रिसोर्सेज जो देखने को मिल रहा है दैट इज नेशनल रिसोर्सेज। तो अब नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है उसको जान लेते हैं। ऑल रिसोर्सेज विद इन अ कंट्रीज बाउंड्री बिलोंग टू अ नेशन, यानी कि कोई ऐसा रिसोर्सेस, मतलब कि सारा रिसोर्सेस जो कि किसी देश के, यानी किसी कंट्री के बॉर्डर के अंदर हो, या फिर कह सकते हैं कि किसी कंट्री के बाउंड्री के अंदर हो, वह जो है नेशनल रिसोर्सेस कहलाता है। यानी कि वह सारा रिसोर्सेस जो कि किसी देश के बाउंड्री के अंदर में स्थित है, उस रिसोर्सेस पे जो है उस पार्टिकुलर कंट्री का हक होगा। उस पार्टिकुलर कंट्री जो है उस रिसोर्सेस को यूज कर सकती है, अपने अनुसार उसको यूटिलाइज कर सकती है। एंड गवर्नमेंट हैज लीगल कंट्रोल ओवर देम। और जिस देश में भी अगर कोई रिसोर्सेस पाया जाता है, तो उस देश का जो गवर्नमेंट होता है, जो सरकार होता है, वह जो है उस रिसोर्सेस पे अपना लीगल कंट्रोल रखता है, यानी कि कानूनी कंट्रोल अपने पास रखता है। वही बात करें हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बारे में, तो रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम ओशियन बाउंड्रीज, या फिर कह सकते हैं कि 200 नॉटिकल माइल्स बियॉन्ड द कोस्ट लाइन। सो अब हम देखते हैं कि ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे खनिज पदार्थ या फिर ऐसे संसाधन जो कि हमारे कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल बियॉन्ड होता है, यानी कि हमारे ओशन बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल बाद स्टार्ट जो होता है प्लेस, जो बाउंड्री, उस नॉटिकल माइल के बाद जितने भी एरियाज में जो रिसोर्सेस पाए जाएंगे, उन सारे रिसोर्सेस को जो है एज अ इंटरनेशनल रिसोर्सेस रिकॉग्नाइज किया जाता है। और यह जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा मैनेज किया जाता है। यानी कि अगर कोई कंट्री उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहे, वहां से उसको यूज करना चाहे, तो उन्हें जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेना अनिवार्य रहेगा, उनको वहां से परमिशन लेना ही होगा। जैसे कि हम अगर देखते हैं, तो जैसे हमारा कंट्री इंडिया का जो कोस्टल एरियाज हैं, यानी कि जो हमारा कोस्टल जो पेनिनसुलर इंडिया जो है, उसके चारों जो हमारा इधर अरेबियन सी है, फिर इंडियन सी है, तो ये सारे जो कोस्टल एरिया है, तो ये कोस्टल एरिया से दूर 200 मेटिकल नॉटिकल माइल दूर, और इधर भी 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जितने भी एरियाज होंगे, वह जो है एज अ इंटरनेशनल रिसोर्सेज रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। और इस पे जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का जो है हक होता है। वहीं इसके बाद अगर हम देखते हैं, तो हमें देखने को मिलता है रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि किस प्रकार से प्लान किया जाए जो कि रिसोर्सेस को हम अच्छे से यूज कर सकें और हमें किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना ना करना पड़े। सो सिस्टमैटिक प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज यूज टू इंश्योर बैलेंस्ड डेवलपमेंट, यानी कि अगर हम
सिस्टेमेटिकली प्लान करके किसी रिसोर्स को, किसी संसाधन को यूज करते हैं, तो जो है हमें बैलेंस डेवलपमेंट इंश्योर होता है, यानी कि अच्छे प्रकार से जो है हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इंडिया नीड्स प्लानिंग ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। और हमारे कंट्री इंडिया में, यानी कि इंडिया में जो है रिसोर्सेज को यूज करने के लिए प्लानिंग करने का जरूरत इसलिए भी है क्योंकि हमारे कंट्री में जो है रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह काफी अनइवन है, यानी कि हर जगह जो है कोई रिसोर्सेज मौजूद नहीं है। कहीं पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिसोर्सेज मौजूद है, कहीं पर कुछ भी रिसोर्सेज नहीं है, और कहीं पे थोड़ा बहुत रिसोर्सेज है। तो उन रिसोर्सेज को इस प्रकार से यूज किया जाए, इस प्रकार से प्लान करके यूज किया जाए कि विद इन द कंट्री किसी को भी उस रिसोर्सेज को अगर जरूरत पड़ जाए तो उन्हें जो है उसका कमी ना खिले, उनकी जरूरत को पूर्ति किया जा सके। सो मूविंग फॉरवर्ड वी हैव स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि हम किस प्रकार से रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, इनको जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन करके और उसके इन्वेंटरी को पता लगाकर जो है रिसोर्सेज प्लान को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने रिसोर्सेज का प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद डेवलपिंग प्लानिंग स्ट्रक्चर, यानी कि प्लान करने का जो स्ट्रक्चर होगा, जो प्लानिंग कमिटीज होंगी या फिर जिस प्रकार से जो आइडियाज होंगे उनको डेवलप करके, यानी कि जो प्लानिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम डेवलप करके जो है रिसोर्स प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा मैचिंग डेवलपमेंट विथ नेशनल प्लान, उसके साथ ही साथ हमारे जो डेवलपमेंट है उसको जो है हमारे नेशनल प्लान के साथ मिला के, उनसे कंपेयर करके भी हम लोग रिसोर्स को प्लान कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड अब हमें देखने को मिलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब पहले जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होते क्या हैं। सो डेवलपमेंट दैट मीट प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन, यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि हमारे प्रेजेंट नीड्स को पूरा करे, यानी कि जो अभी हमें जरूरत है उस चीज को भी पूर्ण कर दे, और हमें यह भी इंश्योर हो कि आगे आने वाले जो जनरेशन है उनको भी यह चीज मिल सकेगा, यानी कि उनको जो है इस किसी भी चीज का स्कार्सिटी को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो उसी चीज को यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि मौजूदा समय में हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, और यह भी हमें इंश्योर कर रहा है, हमें यह भी आश्वासन दिला रहा है कि आगे भी इस चीज का कमी नहीं खिलेगा, और आगे भी आने वाले जो हमारे जनरेशन है उनको भी इसका लाभ मिल सकेगा। सो इट फोकस ऑन इन्वायरमेंटल बैलेंस। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है हमारे इन्वायरमेंटल बैलेंस को काफी हद तक स्टेबल रखता है, और यह जो है हम तभी पॉसिबल हो सकता है हमारे से कि अगर हम किसी चीज को केयरफुली यूज करें, उसका ओवर यूज ना करें, उसको वेस्ट ना करें, तभी जो है हम किसी भी चीज को, किसी भी रिसोर्सेस को हम फ्यूचर के लिए भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जानने के बाद आगे देखते हैं लैंड रिसोर्सेज। तो लैंड रिसोर्सेज क्या होता है इसको अब जानते हैं। लैंड इज अ विटल नेचुरल रिसोर्स यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, हाउस, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट। तो जो भूमि होता है, जमीन होता है, लैंड होता है, यह एक प्रमुख प्राकृतिक रिसोर्स है जो कि एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए यूज किया जाता है, घर बनाने के लिए यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है, एंड साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज किया जाता है। विच मीन्स कि अगर हमारे पास जमीन ही नहीं रहेगा तो रोड कहाँ पे बनेगा। तो रोड बनाने के लिए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी लैंड रिसोर्सेज का ही यूज किया जाता है। जमीन पे ही है जो कि कृषि होता है, कुछ भी खेती कर सकते हैं, घर भी जमीन पे ही बनता है, एंड इंडस्ट्रीज भी जमीन पे ही स्टैब्लिश किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। सो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ लैंड रिसोर्सेज। मूविंग फॉरवर्ड अब हमारे पास है लैंड यूज इन इंडिया, यानी कि किस किस प्रकार से जो है भारत में लैंड को यूज किया जाता है, या फिर जमीन जो है किस किस प्रकार से जो है भारत में उपयोग में आता है। सो लैंड इज यूज्ड फॉर फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग, इंडस्ट्रीज एंड सेटलमेंट्स, यानी कि भारत में जो है भूमि का यूज जंगल के तौर पर, कृषि के तौर पर, ग्रेजिंग के तौर पर, यानी कि
कह सकते हैं कि जानवरों को खिलाने के लिए, जानवरों को ग्रेज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ सेटलमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि ह्यूमन को बसने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन। तो अब देखते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। सो डिक्लाइन इन क्वालिटी ऑफ लैंड ड्यू टू ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटी। सो लैंड डिग्रेडेशन उस चीज को कहा जाता है, उस क्वालिटी को कहा जाता है जिसमें कि किसी भी प्लेस के या फिर किसी भी कह सकते हैं हम कि एरिया के जो लैंड होते हैं उसके फर्टिलिटी क्वालिटी जो है, उसका जो क्वालिटी होता है, उस जमीन का जो क्षमता होता है कृषि करने का, या फिर उसमें जो मिनरल्स और जितने भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज पाए जाते हैं जो कि एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं, उसका जो है कमी हो जाता है। और इसका रीजन होते हैं ह्यूमंस एंड नेचुरल एक्टिविटीज दोनों, यानी कि कह सकते हैं कि हम मानव और प्रकृति दोनों जो है लैंड डिग्रेडेशन के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हो सकते हैं या फिर जिम्मेदार होते हैं। सो अगर किसी भी जगह का आप देखते हैं कि पहले वहां पे खेती काफी अच्छा हो रहा था और अब वहां पे खेती नहीं हो पा रहा है या फिर किसी भी चीज का उपज नहीं हो पा रहा है, तो हम या आप इजीली बता सकते हैं कि वहां पे लैंड डिग्रेड हुआ है, वहां का जो क्षमता है कृषि करने का घटा है और इसके लिए जरूर जो है कोई मानव गतिविधि या फिर प्राकृतिक गतिविधि जिम्मेदार होगा। सो अब हम देखते हैं काउज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि किन किन कारणों से जो है लैंड डिग्रेडेशन हमें देखने को मिल सकता है। सो डिफॉरेस्ट्रेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, इंडस्ट्रियल वेस्ट और एक्सेसिव केमिकल्स, यानी कि अगर हम जंगल को कम करेंगे, जंगल काटते रहेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिल सकता है। अगर हम किसी जगह पे ओवर ग्रेस करेंगे या फिर ज्यादा मात्रा में जानवरों को खिलाते रहेंगे एक ही जगह पे, तो वहां पर भी जो है लैंड डिग्रेडेशन होगा। या फिर हम माइनिंग करें, फिर अगर हम इंडस्ट्रीज के वेस्ट को जो है किसी जमीन पे छोड़ दें, तो वहां पर जो है उसका उपज का क्षमता जो है उस जगह का, उस जमीन का काफी खत्म हो जाता है। या फिर अगर एक्सेसिव केमिकल्स को यूज करें, यानी कि खेती करने के लिए जो हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं या फिर पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, अगर हम उसमें देखते हैं कि इसमें काफी हार्मफुल केमिकल्स मिले हुए हैं या फिर काफी भरपूर मात्रा में केमिकल्स मिले हुए हैं, तो हम अभी कुछ समय के लिए ज्यादा मात्रा में अनाज को ग्रहण करने के लिए एक्सेसिव केमिकल्स का यूज कर लेते हैं, जिसके कारण की जो है वहां पर की जो उपज की क्षमता होती है काफी हद तक खत्म हो जाती है और हमें यह भी एक एज अ लैंड डिग्रेडेशन का काउज देखने को मिलता है। वहीं आगे देखते हैं तो सॉइल एज अ रिसोर्स, तो हम लोग किस प्रकार से जो है सॉइल को एज अ रिसोर्स देखते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सॉइल इज द अपर लेयर ऑफ अर्थ वेयर प्लांट्स ग्रो, इट इज फॉर्म्ड ओवर लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। तो जो सॉइल होता है वह पृथ्वी का ऊपरी परत होता है जहां पर कि पौधे ग्रो करते हैं, यानी कि पौधे उगते हैं। और सॉइल को फॉर्म करने के लिए जो है काफी लंबा जियोलॉजिकल टाइम लगता है, यानी कि सॉइल जो है किसी भी जगह पे जो हम आज देख रहे हैं वह जो है रातों रात उत्पन्न हुआ चीज नहीं है। उसको फॉर्म करने के लिए, उस जगह पे उसको आने के लिए जो है काफी लंबा समय लगता है या फिर फॉर्मेशन में काफी लंबा टाइम लगता है। सो फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन अब हम देख लेते हैं। तो इन द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन हम देखते हैं रिलीफ, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड टाइम इफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि जो रिलीफ होता है या फिर जो पेरेंट रॉक होते हैं उनका वेदरिंग जो होता है, उसके बाद जो सेडिमेंट्स हवा के साथ बहते हुए आता है, हवा के साथ उड़ते हुए आता है और डिपोजिट होते जाता है किसी जगह पे। बाकी किसी जगह का क्लाइमेट भी इस चीज पे काफी हद तक इम्पैक्ट डालता है, किसी जगह का वेजिटेशन होता है वह एक क्रूशल रोल प्ले करता है, और साथ ही साथ समय जो कि सॉइल फॉर्मेशन को प्रभावित कर रहा है, यह भी जो है सारे फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन के। बाकी अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, यानी कि किस किस प्रकार की जो मिट्टी है हमारे भारत में देखने को मिलती है, या फिर भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग किन किन प्रकार के जो है सॉइल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। सो इन इंडिया देयर इज एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एरिड एंड फॉरेस्ट सॉइल्स।
तो चलिए अब इन सारे जो सॉइल्स के टाइप्स को देखा हमने, इसको एक बारी जान लेते हैं और देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल जो है सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है हमारे कंट्री में, हमारे भारत में। और एलुवियल सॉइल जो है नदर्न प्लेन में पाया जाता है, यानी कि जो हमारा नदर्न एरिया है हमारे कंट्री का, जो नॉर्थ इंडिया साइड है, वहां पे जो है हमें एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है। और एलुवियल सॉइल में जो है वीट का यानी कि गेहूं का खेती, राइस का, चावल का खेती और शुगर कैन का खेती के लिए काफी ज्यादा सुटेबल होता है, काफी ज्यादा जो है यह सहायक होता है एलुवियल सॉइल। इसके बाद हमें देखने को मिलता है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल जो है एज अ रेगुलर सॉइल भी जाना जाता है, यानी कि ब्लैक सॉइल को जो है रेगुलर सॉइल भी कहा जाता है। और यह डेक्कन प्लेट्यूज में पाया जाता है, यानी कि हमारे कंट्री के डेक्कन प्लेट्यूज एरिया में जो है हमें देखने को मिलता है। लाइक हमें महाराष्ट्र में जो है हमें ब्लैक सॉइल ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो है कॉटन का, और ब्लैक सॉइल में कॉटन का जो है काफी हद तक कल्टीवेशन अच्छा होता है। और यहाँ पे हमें देखने को भी मिल रहा है कि आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, यानी कि कपास की खेती के लिए जो है यह काफी हद तक सुटेबल होता है, काफी ज्यादा जो है यह फेवरेबल होता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है रेड सॉइल। तो रेड सॉइल जो है मतलब मिट्टी का कलर लाल इसलिए होता है क्योंकि उस मिट्टी में जो है आयरन कंटेंट काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और यह जो है सदर्न और ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है, यानी कि रेड सॉइल जो है सदर्न इंडिया में और जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहां पे देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं अगर हम, तो हमें अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सॉइल इरोजन। तो अब देखते हैं कि सॉइल इरोजन क्या होता है। सो रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल लेयर बाय विंड और वाटर, यानी कि जो ऊपरी परत होता है सॉइल का, मिट्टी का जो ऊपरी परत होता है उसका हट जाना जो है सॉइल इरोजन कहलाता है। और यह हटता है बिकॉज ऑफ विंड और वाटर, यानी कि हवा के कारण या पानी के कारण जो ऊपरी परत मिट्टी का जो फर्टाइल उपजाऊ परत होता है वह हट जाता है, उसको कहते हैं हम सॉइल इरोजन। सो हमने अभी सॉइल इरोजन को भी देख लिया, बाकी मेथड्स को भी देखा, हर कुछ देखा। तो अब हम लोग सॉइल कंजर्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि सॉइल कंजर्वेशन होता क्या है। तो प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। तो किसी भी जगह के मिट्टी को अगर हम इरोड होने से बचाते हैं तो उसको कहते हैं हम सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि हम अगर किसी भी जगह के मिट्टी को रोक के रख पाते हैं या रोकने का प्रयास करते हैं तो हम कह सकते हैं हम कि उस जगह के हम मिट्टी को कंजर्व करने का ट्राई कर रहे हैं या फिर कंजर्व कर रहे हैं। तो वही लिखा है कि प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन, यानी कि मिट्टी को बहने से या उड़ने से बचाया जाए अगर, तो उसी को सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड होते हैं सॉइल कंजर्वेशन के, यानी कि किस प्रकार से जो है हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम काउंटर प्लोइंग करके जो है हम लोग सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि प्लो अलोंग काउंटर लाइन स्लोज वाटरफॉल, यानी कि अगर हम लोग काउंटर लाइंस के थ्रू फ्लो करेंगे तो जो पानी का फ्लो होगा, जो पानी जो बहेगा उसका जो बहाव है उसको धीमा कर देगा, जिसके कारण कि जो है सॉइल का इरोजन रुक जाएगा, थम जाएगा। फिर जो है हम लोग टेरेस फार्मिंग करके भी सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि स्टेप्स आर मेड ऑन हिल स्लोप, यानी कि जो पर्वत वाले एरिया होते हैं उसमें पर्वत पे हमें, आप देखे होंगे किसी भी माउंटेन एरियाज में अगर गए होंगे तो जो ढलान वाले प्लेसेस होते हैं वहां पे जो है सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाता है और इस प्रकार से जो है खेती की जाती है, कृषि की जाती है। और इससे जो है सॉइल का इरोजन को रोक सकते हैं और हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। वही बात करें अगला प्रोसेस या फिर अगला मेथड जिससे कि हम सॉइल कंजर्व कर सकते हैं, तो दैट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग, यानी कि स्ट्रिप क्रॉपिंग करके भी हम लोग सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग डिफरेंट क्रॉप्स को एक साथ ग्राउंड करें,
अगर हम अलग अलग प्रकार के फसलों को एक साथ लगाएं स्ट्रिप्स में, यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि एक लाइन में कोई और फसल को लगाया गया है, दूसरे लाइन में फिर से कोई और अनदर फसल को लगाया गया है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग इस प्रकार से भी सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। बिकॉज यह जो है स्ट्रिप जो होता है यह सॉइल इरोजन को रिड्यूस करता है, काफी हद तक कम कर देता है। इसके अलावा हम लोग शेल्टर बेल्ट्स के थ्रू भी सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि इसमें हमें रोज ऑफ ट्रीज स्टॉप विंड इरोजन, यानी कि अगर हम लोग काफी मात्रा में, यानी कि रोज में अगर ट्रीज को लगा दिया जाए, अगर लाइन बाय लाइन जो है पौधे को लगा दिया जाए, यहाँ पे अगर मान के चलिए हम लोग पौधा लगाते हैं, बहुत सारे पौधे लाइन में रोज में लगाते हैं, एक रो पूरा खड़ा कर देते, तो इससे क्या है, जो हवा आएगा, जो हवा के साथ जो मिट्टी उड़ते हुए आएगा, वो जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनमें टकरा के वो रुकती जाएंगी, और जिसके कारण जो है हवा से जो सॉइल इरोड हो रहा था, जो हवा के साथ जो सॉइल जो मिट्टी बह के जा रही थी, उड़ के जा रही थी, वह जो है वहीं पे थम जाएगा, और मिट्टी जिस जगह का है वहां पर ही उसको रोका जा सकता है। सो इन सारे मेथड्स के थ्रू जो है हम लोग सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। सो हमें सॉइल को कंजर्व करना काफी ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि अगर सॉइल इरोड हो जाता है तो हमारे लैंड का या फिर उस प्लेस का जो है फर्टिलिटी भी खत्म हो जाता है, और हम लोग जो है काफी तरह से अलग अलग प्रकार का जो है प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। सो यह था हमारा आज का वीडियो। यह सारे टॉपिक्स थे जिनको कि हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है, आपको समझाने का कोशिश किया है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो। अगर फिर भी कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर उस चीज का जवाब देंगे। सो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इजीली हमारे वीडियोस को फाइंड आउट कर सके। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स तक जरूर हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि उन तक भी हमारा वीडियो पहुंचे और वे भी हमारे साथ इस इंफॉर्मेशनल वीडियोस में जुड़ सकें। सो डेट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।